जी हाँ प्यारे बच्चों, आज का ये 1.5 घंटे का स्पेशल महा एपिसोड स्पेशल वीडियो क्लास 12th का आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है यानी कि इतिहास का, इसके प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए जो कि कल होने वाला है, इसके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम 27 दिसंबर के आपके हिस्ट्री के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए डिस्कस करने वाले हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ बच्चों, हिस्ट्री के आपके प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए ये हमारा दूसरा सैंपल पेपर होने वाला है। और सबसे खास बात ये है कि आज की इस एक ही वन शॉट वीडियो में ये पूरा पेपर हम सॉल्व करके समझेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली इस सैंपल पेपर से ना सिर्फ आपकी प्री बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस होगी, बल्कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस पता चलेंगे जिसके आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिए, आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे मैं प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। ठीक है, हिस्ट्री का पेपर आपका 5 सेक्शन में डिवाइड होगा और कुल 34 प्रश्न होंगे। खंड का जो रहेगा इसमें 1 से 21 ये आपके एक एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि पेपर में आपके 21 एमसीक्यूज आएंगे। खंड खा के अंदर 22 से लेकर 27 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 3 नंबर के, यानी कि 3 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन। खंड गा के अंदर 28 से 30 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे 8-8 नंबर के, यानी कि 8 नंबर के 3 क्वेश्चन। और खंड घा के अंदर आपके 4-4 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन होंगे स्रोत आधारित। और 5वें खंड में आपका एक ही क्वेश्चन होगा 34, जो कि रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं एमसीक्यू भी बताऊंगा, 3 नंबर के क्वेश्चन भी बताऊंगा, 8 नंबर के क्वेश्चन बताऊंगा, इवन 5 नंबर के भी। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कराऊंगा आपको, बस आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देख लें। सेक्शन ए में आपके जो है वो एमसीक्यू है 1 मार्क्स के 21। सेक्शन बी में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है टोटल 6। और सेक्शन सी के अंदर 8-8 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन हैं। सेक्शन डी में आपके 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। और सेक्शन ए में 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, और जो कि आपका मैप का। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे सेक्शन है बच्चों, वो आ जाता है सेक्शन नंबर ए। ठीक है, जिसमें हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो देखो, आप सभी बच्चों ये जितने भी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं या जो बाद में भी देखेंगे, आप इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो लाइव सेशन में जो जुड़े हैं वो लाइव में बताएं अपनी तरफ से आपका क्या आंसर हो सकता है मेरे आंसर देने से पहले। और जो बाद में देख रहे हैं वो अपने मन ही मन आंसर इसको जरूर करना, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने सही हो, आपने कितनी तैयारी करें। ठीक है, क्या तैयार है बच्चों आप सभी अपने इस पेपर की शुरुआत करने के लिए? शुरू किया जाए। चलिए, मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत कम हैं अभी, लेकिन ये जो पैटर्न है, ये जो सेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए एक बच्चा तो आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने है चैप्टर 15 से। निम्नलिखित में से किसने पृथक निर्वाचिका का विरोध नहीं किया? अर्थात संविधान वाले चैप्टर में जब संविधान निर्माण हो रहा होता है तो उसमें बहुत सारे टॉपिक उठते हैं, जैसे कौन सी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाएगा। ठीक है, केंद्र शक्तिशाली होगा या राज्य शक्तिशाली होगा। उसमें एक टॉपिक था पृथक निर्वाचिका का। ठीक है, तो आखिर इसका विरोध किसने नहीं किया, यानी कि आपको बताना है पृथक निर्वाचिका का समर्थन करने वाला व्यक्ति कौन है। ठीक है, क्या आर.वी. धुलेकर ने किया था? बिल्कुल नहीं। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? नहीं किया था। गोविंद वल्लभ पंत ने किया था? नहीं किया था। तो कितने किसने किया था भाई? ओके, यस सर, सी, तुषार, वेरी गुड। सुदर्शन, बहुत बढ़िया। और क्वीन ऑफ हार्ट, बहुत बढ़िया। सी, आपका नाम क्या? अपना नाम बताना। ठीक है, एंजल, बहुत अच्छे। हाँ, सी रहेगा। वीर बहादुर पोकर ने किया था। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में आपका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इसलिए मैं सीधा आंसर बताऊंगा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी क्या थी? तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी ए, क्वीन ऑफ हार्ट, किसका नाम? आपका ही नाम पूछ रहा हूँ। चलिए, हाँ, सी आ रहा है पाटलिपुत्र नहीं, पाटलिपुत्र बाद में बनी थी। सबसे पहले बनी थी राजगृह। ठीक है, पहले राजगृह बनी थी, फिर उसके बाद में इसकी जो थी वो पाटलिपुत्र बनी थी बाद में। लेकिन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी थी, जो कि वर्तमान में पटना। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन, ये बेसिकली अगर आपको आपने चैप्टर 4 पढ़ा होगा महात्मा बुद्ध जी वाला, तो उसमें दिया गया है। जब पृथ्वी पर
पापियों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, दुनिया में अव्यवस्था आ रही थी, अधर्म फैल रहा था, नाश हो रहा था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भगवान जो थे वो अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो ये जो अवतार लेने की प्रक्रिया है, ये किस धर्म के संबंध में है, किस बात के संबंध में है? क्या ऐसा बौद्ध धर्म में हमें देखने को मिला, क्या ऐसा जैन धर्म में था, शैव धर्म में था, या फिर वैष्णववाद में? ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया थी वो किस में थी? ओके, नित्या, बहुत अच्छे। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? सुदर्शन, सी। जैन धर्म नहीं, जैन धर्म के अंतर्गत ऐसा नहीं है, और बौद्ध धर्म में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। शैव या फिर वैष्णव, इनमें से कोई एक होगा। आंसर करें सारे बच्चे, कौन सा होगा? बहुत अच्छे, आंसर है इसका वैष्णववाद। ठीक है, और बेसिकली एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना किसके अंतर्गत की गई है? तो वो भी वैष्णववाद के अंतर्गत। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको एक चित्र दे दिया जाएगा, एक क्वेश्चन आपका चित्र वाला रहेगा, आपको पहचानना होगा कि ये है कौन। तो यहाँ पे हमें एक चित्र दिया गया है और आपको ये जानना है कि आखिर ये इस चित्र में ये व्यक्ति कौन है? क्या ये कादरी है, शाहमल है, या फिर कॉलिन मैकेंजी, या फिर नाना साहेब? तो कॉलिन मैकेंजी तो यहाँ पे होंगे नहीं, क्योंकि उनका चित्र तो आपने देखा ही है। ठीक है, तो ये जो हथियार पकड़ रखे हैं, तलवार, ठीक है, और हाँ, तलवार पकड़ रखी है, तो ये व्यक्ति कौन है? डी, तुषार माही, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत अच्छा। जी हाँ, ये है नाना साहेब, और ये जब 1857 का जो विद्रोह होता है उससे पहले नेपाल चले जाते हैं। ठीक है, ये उसका था। अच्छा, ये बताओ कि अवध में जो सहायक संधि थी ये कब थोपी गई? ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, तो ये अवध में सहायक संधि कब थोपी गई थी? ठीक है, आंसर करेंगे सारे बच्चे। अवध में जो सहायक संधि थी ये थोपी गई थी 1801 में। कब? 1801 में। ठीक है, देखिए मैं आंसर आपको बताता चलूंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व करना है तो काफी टाइम लगेगा इसमें। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये नाना साहब का चित्र दिया गया है। ठीक है, और अवध में जो सहायक संधि थी ये 1801 में लगाई गई। उसके बाद अमला नामक जो अधिकारी होते थे, ये जो व्यक्ति होते थे, इनका संबंध किससे होता था? क्या ये अंग्रेजों के अधिकारी होते थे, ये किसानों के नेता होते थे, या फिर जमींदार का अधिकारी, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करने वाले एक अभियंता यानी कि इंजीनियर हुआ करते? तो अमला का संबंध किससे है? अमला का संबंध है जमींदार के अधिकारी से। ठीक है, ओके, एंजल बहुत अच्छे, तुषार बहुत अच्छे, राइट आंसर दिया आपने। हाँ, जमींदार का अधिकारी होता था अमला, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, लैंडलॉर्ड ऑफिसर। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें से आपको विजयनगर के जो सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय, इनके बारे में बहुत सारी बातें एक बार में पता चली, तो आपके बहुत सारे एमसीक्यू कृष्णदेव राय के बारे में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सबसे पहली बात क्या दी गई है? कृष्णदेव राय का जो संबंध है वो विजयनगर के किस वंश से संबंधित है? तुलुभ से संबंधित। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था वो शुरू कब हुआ था? तो 1509 में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो 1529 में। टोटल शासन साल इनका जो था वो 20 साल तक चला था आराम। ठीक है, उसके बाद सन 1512 में इन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र था इसे जीत लिया था। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि दोआब का जो क्षेत्र है उसका संबंध किससे है? ठीक है, याद रखेंगे। फिर इन्होंने 1514 में उड़ीसा को जीता और 1520 में बीजापुर के सुल्तान को जीता। इन्होंने अपने ही माता जी के नाम विजयनगर के पास में एक नगरपुरम नामक जो उपनगर था इसकी स्थापना करवाई। क्या ये सही है? यहाँ पे देखिए क्या क्या गया है, नगलपुरम। ठीक है, तो क्या ये नगर सही है? ओके, ए राइट आंसर आया बच्चों का, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पे सारी बातें जो हैं कृष्णदेव राय के बारे में वो बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए समझ में आता चलता है तो आप यस से लिखते चलिएगा। ओके, यहाँ पे ये सारी बातें बिल्कुल ही सही हैं, और यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, वो जो एक जलाशय बनाया गया था, ठीक है, जलाशय बनाया गया था उसी का नाम भी इसी नगलपुरम से जुड़ा हुआ है कुछ। ठीक है, तो बताएंगे उस जलाशय का क्या नाम? ठीक है, सारे बच्चे जरूर बताएं उस जलाशय का क्या नाम था, जिसका नाम भी कुछ इसी तरीके से नगलपुरम से ही उसका नाम भी निकलता है। ठीक है, बहुत आसान है, सारे बच्चे बताएंगे। आगे क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक अभिकथन में हमसे पूछा गया है, संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो आम जो वोट होते हैं, यानी कि हम जो अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं उस आधार पे नहीं, यानी कि
मत के आधार पे नहीं हुआ था, बल्कि 1945 और 46 के सदस्यों में भारत के प्रांतों में चुने हुए थे। इसके पश्चात प्रांतीय सांसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। यानी कि सिंपल सी बात है, हम आम लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों को नहीं चुना था, बल्कि जो ऑलरेडी चुने हुए लोग थे उन्होंने ही चुना, है ना। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है और ये व्याख्या भी है यहाँ, ठीक। तो असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, कितने बच्चों ने आंसर दिया है? नित्या, कमलपुरम, तुषार, कमलपुरम, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने सही गेस किया और राइट भी है आपका। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे पहचान करनी है कि ये किसान किस तरह के थे। ये वे किसान थे जो कि खेतीहर थे, जो दूसरे के गांव में ठेके पर खेती किया करते थे, ठीक है। तो क्या ये खुद काश्त किसान थे, मुजरियां, रैयत या फिर पाही काश्त? तो रैयत किसान कोई किसान नहीं थे। रैयत तो बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा किसानों के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द। मुजरियान किसान ये नहीं थे। अब खुद काश्त का जो ये मैटर है ना, इसका सिंपल सा शब्द क्या है? खुद काश्त, यानी कि जिनके पास अपनी खुद की जमीन होती है। और पाही काश्त यानी कि जो किसी और के खेती पर कार्य करते थे, वो भी ठेके पर। तो ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? डी वाला राइट आंसर है। बहुत अच्छे। ओके, चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी कंप्लीट है। अब देखिए सूफी वाला आपका जो चैप्टर है, सूफीवाद वाला, उसमें पूछा गया है, एक शब्द है जकात, ठीक है। तो ये जकात का संबंध किससे है? क्या इसका संबंध है कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, हज के लिए मक्का जाना, खैरात बांटना या फिर दान लेना, ठीक है। तो जकात का संबंध किससे है? जकात का संबंध है बच्चों खैरात बांटने, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सी है, एंजल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 10 आ चुका है। पश्चिमी भारत में वे व्यापारी जो कि अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे, अपनी जाति व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। क्या कहना है? सिंपल सी बात है। पश्चिमी भारत में आपको उन व्यापारियों के नाम को समझना है जो कि बंधुत्व यानी कि अपनी माताओं से, अन्य जो उनके सगे संबंधी थे, इनसे जुड़े हुए थे, जाति व्यवस्थाओं से जुड़े हुए। ये कौन थे भाई? ये थे महाजन। इनको बोलते हैं महाजन। खुदराई बेसिकली कौन थे? खुदराई जो थे वो विजयनगर के घोड़ों के व्यापारी थे। खुदराई, चेट्टी, ये नहीं के नाम, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर सभी को पता होगा बच्चों। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के द्वारा जो महामत अधिकारी थे, इनकी नियुक्ति क्यों की गई थी? क्या इनको राजस्व एकत्र करने के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, सेना की गुप्तचरी के लिए, या फिर ये क्वेश्चन ही गलत है? कौन सा इसमें से? 11वें का है बी, सुदर्शन, बहुत अच्छे। तुषार, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट है। चलिए 12वां क्वेश्चन आ चुका है। अब 12वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ग है जिसे हम 4 वर्णों वाले जो व्यवस्था है इसमें समाहित नहीं कर सकते? यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र, ठीक है ना। तो ये जो 4 वर्णों वाली व्यवस्था है, इसमें क्या जंगल में रहने वाले निषाद को हम सम्मिलित कर सकते हैं? व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, इनको सम्मिलित कर सकते हैं या नहीं, ये हमें बता, ठीक है। तो किसको नहीं कर सकते हैं देखते हैं। ओके, डी 12वें का सुदर्शन, नितिन, बहुत अच्छे, राइट आंसर है आपका। डी हो जाएगा, क्योंकि जंगल में रहने वाली निषाद और किसी स्वर्णकार, इनको नहीं रह सकते थे। स्वर्णकारों को बेसिकली जाति परंपरा या फिर जाति और श्रेणी वगैरह इसमें रहते, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, आपको 2-3 चीजें मैं और बताऊंगा, ठीक है। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पहले जो डायरेक्टर जनरल थे, ये कौन थे? जॉन मार्शल, REM व्हीलर, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर MN राव? तो कौन थे भैया? 1861 की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए हिंट देता हूँ, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अब ये बताओ कौन है ये? सर जी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का पढ़ा था। पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 की आपकी जितनी वीडियोस हैं वो सेकंड जेन से आएंगी, ठीक है ना।
2 जनवरी से आएंगी आपकी क्लास 11th की वीडियो सारी के सारी, क्योंकि अभी 12th के प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो पहले इनकी एग्जाम में थोड़ी हेल्प करते हैं, फिर आपके लिए हम जनवरी से स्टार्ट करें। ठीक है। 13वीं का है सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। जी हाँ, बहुत ही सही है आपका आंसर, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है। अब जॉन मार्शल का संबंध किससे है? ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कब बने थे? 1924 में, और इन्होंने ही सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है आपका। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे हमारा जो भारत का ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, इसका प्रस्ताव संविधान में किसने पेश किया था, ये हमें बता। अभी प्रस्ताव में क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद, गहरे रंग की 3 बराबर चौड़ी पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। ठीक है। तो क्या ये नेहरू जी ने, पटेल जी ने, गोविंद पंत ने, या फिर अंबेडकर जी ने, किसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इसको दिया था? एक बच्चा कह रहा है 13 दिसंबर 1946। हाँ, आपकी डेट बिल्कुल ठीक है। ये बेसिकली क्या था, ये उद्देश्य प्रस्ताव की डेट है। ठीक है ना। ये जो आप बता रहे हैं, ये आपके उद्देश्य प्रस्ताव की डेट है। अभी आगे चल के क्वेश्चन भी आएगा, बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे ए बता रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही है। नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इस स्वरूप को प्रस्तुत किया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपके 2 प्रश्न एक साथ हैं। इसमें क्या कहा गया है? जब गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा, मतलब देखो सिंपल सा ये बताना है आपको, गांधी जी के द्वारा जो दांडी यात्रा थी, ये कब शुरू की गई थी, और इसके पूर्ण होते ही उन्हें कब गिरफ्तार कर? ठीक है। तो देखो, इतना तो हमें पता है, ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है, वो मार्च और अप्रैल के बीच का है, मात्र 1 महीने का ही है, 1930 का। तो अब हमें ये देखना है कि वो एक्चुअल में डेट कौन सी है। ठीक है। वो डेट कौन सी है, चलिए देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर करता है। एंजल, आपने ए बताया है, नहीं, ए नहीं है। देखिए, इसमें क्या है कि 12 मार्च ये तो है। ठीक है। शुरुआत कब हुई थी दांडी यात्रा की? तो ये हुई थी 12 मार्च 1930 को। लेकिन इसका अंत कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को, या फिर 26 अप्रैल 1930? कब हुआ था? सी, तुषार, वेरी गुड। राजीव, बहुत अच्छे। लेकिन सी नहीं है इसका। सी नहीं है, बी इसका आंसर है, क्योंकि 6 अप्रैल को जब गांधी जी ने जाके वहां पे तट पे नमक बनाया, तो वो अंग्रेज अधिकारियों ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ठीक है। इस प्रकार से ये नमक सत्याग्रह खत्म हुआ। कब? 12 मार्च 1930 को। मतलब 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च को तो ये स्टार्ट हुआ था। इसी प्रकार से आपका बी राइट हो जाएगा, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर जो है ना, 99% बच्चों को नहीं पता। अभी मैं देखता हूँ कैसे। प्रश्न में क्या पूछा गया, लेकिन अगर आप इसके जो ऑप्शन है ना, उसको देखोगे, तो सारे के सारे बच्चे इसका आंसर लगा देंगे। कैसे? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां किसकी हैं? क्या ये महादेवी वर्मा जी की हैं? क्या ये दिनकर की हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं? या फिर सुभद्रा कुमारी की? तो आपकी किताब में कहीं पर भी महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद जी का नाम है ही नहीं। रही बात दिनकर जी की, तो इनका भी ज्यादा नाम नहीं है, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका नाम तो है भाई, है ना, इनका नाम है ना। वो जो विद्रोह की छवियां जब हम देखते हैं, वो जो चित्र हैं 4 से 5, वहीं पे दिया गया। ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने बोला था ना कि कई बार क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन में छुपा हुआ होता है। डी है शायद, माही डी, शायद नहीं, एक्चुअल में वही है। ठीक है। चलिए, ऑप्शन डी राइट है। यहाँ पे अभी एक बच्चा था, राहुल। हाँ, आपने बोला था कौन सा था? बी, बट बी नहीं, डी है। ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है। यहाँ पे बताना है कि जो संथाल हुआ करते थे, इनकी कौन सी विशेषता नहीं। ठीक है। क्या जो संथाल थे वो जंगलों का सफाया करके खेती किया करते थे? तो ठीक है। संथाल जो थे वो इमारती लकड़ी को काटते थे। संथाल झूम की खेती करते थे, या फिर स्थायी कृषि करते थे? ठीक है। तो इसमें से एक विशेषता जो है वो संथालों की नहीं है, बल्कि वो किसकी है? वो विशेषता पहाड़िया लोगों की। ठीक है। तो हमें बताना है कि वो विशेषता कौन सी है। ओके। यहाँ पे एक बच्चे ने आंसर किया है अभी डी, बट डी नहीं है। ये जो संथाल लोग थे, ये स्थायी कृषि करते थे। ठीक है। माही का ए आया है, जंगल का सफाया करना, ये जंगल का सफाया करते थे। हमें क्या बताना, विशेषता नहीं है। वेल, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, झूम की खेती, क्योंकि झूम की खेती कौन करते थे? पहाड़िया लोग करते थे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? सी वाला एकदम करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18।
अब यहाँ पे आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य का ऐसा मंदिर जिसका उपयोग केवल राजा और उसका जो परिवार होता था यही करता। तो वो मंदिर कौन सा था? क्या वो हजारा मंदिर था, कमल मंदिर, महानबी डिब्बा या फिर विरूपाक्ष मंदिर? तो इनमें से कौन सा मंदिर था वो वाला? चलिए सी, महानबी डिब्बा नहीं। ओके, बी, सुदर्शन बहुत अच्छे, तुषार बहुत अच्छे, बट यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, हजार राम मंदिर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये राम मंदिर क्यों है, ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि वो जो मंदिर है ना, उसकी दीवारों पर कुछ ऐसे हमें चित्र मिले हैं जो कि संभवतः रामायण से संबंधित, जैसे कि कुछ वनों के, ठीक है, कुछ राक्षस के, और कुछ बंदर के, और कुछ और भी चित्र बने जो कि दर्शाती है रामायण से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान है, इस प्रश्न का आंसर सभी को आता होगा। हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें और नालियां बनाई जाती, ठीक है, ये किस पद्धति के अनुसार बनती? क्या आपकी किताब में कहीं पर भी यूरोपीय पद्धति और रोमानी पद्धति का जिक्र है? नहीं है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा होगा? ग्रीड पद्धति, है ना? ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा कि ऑप्शन हाँ बी राइट। चलिए अब यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन नंबर 20, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 है। महाभारत जो ग्रंथ है, ठीक है, हिंदू धर्म का पंचम वेद, आखिर इसकी सबसे चुनौतीपूर्ण कथा कौन सी है? क्या वो द्रौपदी का चीर हरण है, द्रौपदी के युधिष्ठिर से पूछे जाने वाले प्रश्न है दांव में लगाने के पश्चात, क्या वो पांडवों का अज्ञात वनवास मिलना था, या फिर द्रौपदी से पांडवों का विवाह करना था? ठीक है, बेसिकली द्रौपदी को ना एक श्राप मिला हुआ था, ठीक है, कि जब मनुष्य रूप में तुम्हारा जन्म होगा तब तुम्हारे 5 पति होंगे। ठीक है, तो ये जो कथा है द्रौपदी के 5 पांडवों के विवाह वाली, ये सबसे चुनौतीपूर्ण कथा। ठीक है, ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि बहुत से बच्चे जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर करें, और इसमें आपको एक क्वेश्चन जो है ना एक्स्ट्रा पता चलेगा। कैसे? ये जो स्तूप था इसकी खोज हुई थी 1818। अगर आपको ये पता है कि 1818 में अमरावती या फिर सांची, इन दोनों में से किसकी खोज हुई थी, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी विशेषता आपको पता चलती है, इस स्तूप के जो 3 तोरण द्वार थे वो तब भी खड़े हुए थे, और चौथा वही पास में गिरा हुआ था, और टीला भी अच्छी हालत में। जब अच्छी हालत की बात आ गई तो ये सिंपल सी बात है, किस स्तूप की बात हो रही है यहाँ पे? कौन सा सही है? देखा, फिर से बच्चे यहाँ पे तुषार, यूपी, सर जी ए होगा, बट नहीं है बच्चे, मैंने बोला था ना। अगर आपको ये पता है कि खोज कब हुई थी तो आप इसका आंसर कर देंगे। ओके, 21वें का ए, बट यहाँ पे सी है। जहां तक मुझे लगता है बच्चों कि ये जो मैंने अभी बताया ना कि खोज 1818 में हुई, ये बात थोड़ी अलग है। ठीक है ना, क्योंकि 3 तोरण द्वार और चौथा वहीं पे अच्छी हालत में था, टीला भी अच्छी हालत हालत में था। ये विशेषता है सांची की। किसकी है? सांची की। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ कि ये जो आपका था क्या नाम है, सांची का स्तूप, ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी? एक बार मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ। ओके, सही है। 1818 में ही सांची की स्तूप की खोज हुई। ठीक है, आपकी किताब में लिखा हुआ है, मैंने अभी जस्ट देखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। ओके, तो एक बच्चा कह रहा है सर जी मैंने 2 आंसर रॉन्ग दिए। चलिए कोई नहीं, कम से कम आपने कोशिश की। कोशिश क्या, आपने तो 19 सही दिए, और क्या चाहिए? काफ़ी अच्छा अच्छी तैयारी थी आपकी। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अब जितने भी बच्चे लाइव सेशन में हैं, सारे बच्चे अब ध्यान से उन क्वेश्चन को देखें जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है? और जब मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आप लाइव सेशन में जवाब दीजिए। ठीक है? चलिए, खंड खा आ चुका है हमारा, सेक्शन नंबर बी आ चुका है, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है?
इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है एवं बंगाल में इसे अपनाने के क्या कारण? तो इस्तमरारी बंदोबस्त, इसको हम बेसिकली सूर्यास्त विधि बंदोबस्त भी बोलते हैं। ठीक है, समझते हैं एक एक करके सारे पॉइंट। सबसे पहले इस्तमरारी बंदोबस्त था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल की रैयत यानी कि बंगाल की जो जनता थी, इससे कर वसूलने का जो कार्य था वो किसे दिया गया था? जमींदार। ठीक है, जिसके अंतर्गत, अब ध्यान से समझो, ये था क्या? तो इसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि, एक उस अवधि के निश्चित दिन के सूर्यास्त होने से पहले एक निश्चित अवधि कंपनी को देना, इसके अंतर्गत आता था। इसीलिए इसे सूर्यास्त विधि कहते थे। क्या क्या याद रखेंगे? एक निश्चित अवधि, एक निश्चित दिन के सूर्यास्त होने से पहले एक निश्चित राशि कंपनी को देनी होती, इसीलिए इसको सूर्यास्त विधि कहते थे। अब इसको अपनाने के कारण क्या रहे? तो इसके 2 कारण थे। सबसे पहले तो ये था, कंपनी को नियमित आमदनी की उम्मीद। कंपनी के द्वारा इस बंदोबस्त के तहत एक निश्चित राजस्व की माँग की जाती थी। अगर ज़मींदार उसे नहीं चुका पाते थे, उसकी ज़मींदारी की नीलामी हो जाती थी। अभी नीलामी कैसे होती थी, वो भी बात आपको बताऊँगा। दूसरा, अब कृषि में निवेश करता वर्ग का उदय, यानी कि अंग्रेज़ों को पता था कि अगर ये ज़मींदार को कर नहीं दे पाए, तो सिंपल सी बात है, वो अपनी कृषि जो है उसको और अच्छा बनाएँगे। तो ज़मींदार अपने मुनाफे के लिए कृषि के क्षेत्र में विस्तार करने लगे, ठीक है? और कृषि में फिर निवेश किया। तो इससे क्या हुआ? कृषि भी अच्छी होने लगी और जमींदारों को और कंपनी को जो था अच्छा खासा उन्हें टैक्स भी मिलने लगा, है ना? तो इस इन 2 कारणों की वजह से इस बंदोबस्त को बंगाल में अपनाया गया, ठीक है? बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अ, चलिए, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो जमींदार हुआ करते थे, वो अपनी जमींदारी को नीलाम होने से कैसे बचाया करते? ठीक है, किन तरीकों से बचाते थे अपनी जमींदारी को नीलाम? तो आइए समझते हैं। सबसे पहला तरीका होता था फर्जी बिक्री। कैसी? ये तरकीब ऐसी थी जिसमें जब जमींदार टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनकी जमींदारी नीलामी होती थी, जिसमें जमींदारों की संपत्ति के नीलामी के समय जमींदार अपने ही आदमियों को भेजता था, ठीक है? और ऊँची बोली उस संपत्ति की लगवा के खरीद लेता था। आगे चल के उन्होंने खरीद की राशि देने से जब इनकार कर देते थे कंपनी को, तो एक बार फिर से नीलामी होती थी और फिर से जब वो खरीद लेते थे, फिर भी पैसा नहीं देते थे, फिर उनकी नीलामी होती थी। ऐसे-ऐसे करके जब 3-4 बार ये प्रोसेस हो जाता था, तो फिर हाथ-हार के वो ज़मीन जो थी वो सस्ते दाम पे उसी ज़मींदार को दोबारा बेच दी जाती, ठीक है? तो पहला तो फर्जी बिक्री का हो गया। दूसरा था स्थानांतरण का, अर्थात जमींदारों को ये पता था कि जो माताओं, स्त्रियों के नाम पे जो ज़मीन होती है, वो कभी उसकी नीलामी नहीं होती, वो छीनी नहीं जाती। तो जमींदार अपनी कुछ ज़मीनों को अपनी माता, पत्नी, ठीक है ना, जो स्त्रियाँ होती थी, उनके नाम पे कर देते, ठीक है? कुछ कब्ज़े की बात हो जाती है जैसे, कई बार जो थे कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में अगर आ गया, जमींदार की नीलामी हो रही है, तो उसे मार के भगा देते, है ना? 1-2 बातें और हैं, बस ये चीज़ है, ठीक है? तो इस प्रकार से जमींदार जो थे वो अपनी ज़मीन की नीलामी कर देना तो ऐसे बजा। एंजल, सर जी आपकी आवाज़ अटक रही है, कट रही है। चलिए मैं कोशिश करूँगा कि अब सही आए, ठीक है? चलिए अब इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाट इज़ कस्टमरी सेटलमेंट? नहीं, कस्टमरी तो नहीं होगा, फिक्स्ड सेटलमेंट है, ठीक है? एंड व्हाट वर द रीज़न्स फॉर अडॉप्टिंग इन बंगाल? तो फिक्स्ड सेटलमेंट क्या है, उसको यहाँ से समझिए और आगे से बंगाल में क्यों अपनाया गया उसके 2 रीज़न। उसके बाद में जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो अपनी जो ज़मीन थी उसकी नीलामी को कैसे बचाते थे? तो एक तो फेक सेल था, एक ट्रांसफ़र करके, क्वेश्चन करके और एक आधा पॉइंट ये वाला है। ओके? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 आ गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। महाभारत काल के समय के जो परिवार हैं, ठीक है? इसके बारे में हमें महाभारत से क्या जानकारी मिलती है? तो आइए समझिए। देखिए, महाभारत कालीन जो परिवार थे, वो सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि परिवार के लोगों की गिनती उनके एक-दूसरे के रिश्ते और क्रियाकलापों से अलग होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग एक साथ बैठ के भोजन करते थे, अन्य संसाधनों को आपस में मिल-बाँट कर खाते थे, मतलब उसका इस्तेमाल करते थे। ये एक साथ रहते थे, एक साथ काम करते थे और अनुष्ठानों को भी एक ही साथ संपादित करते थे। जैसे कि क्या बोलते हैं, जब दुर्योधन का राजतिलक होने जा रहा, ठीक है? या फिर युधिष्ठिर का कह सकते हैं, तो उससे पहले ये जो कौरव-पांडव थे, वो एक जैसे ही रहते थे, एक ही परिवार जैसे रहते, ठीक है? तो ये विशेषता उस समय की है।
परिवार जो थे वो एक बड़े समूह का हिस्सा होते थे जिन्हें हम संबंधी कहते थे, जैसे हमारे भी होते हैं बहुत सारे संबंध, है ना? उसके बाद पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक भी होते थे और रक्त संबंध भी। जैसे कुछ समाजों में भाई-बहन, चचेरे-मौसेरे जो होते हैं, ये खून का रिश्ता माने जाते थे, किंतु कुछ में ऐसा नहीं होता। संस्कृत ग्रंथों में एक शब्द है कुल। इस कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता था और जाति शब्द का उपयोग बांधवों के बड़े-बड़े समूहों के लिए किया जाता था। ठीक है? जो हमारे सगे संबंधी होते हैं बड़े-बड़े, इनके लिए किया जाता है। ठीक है? तो परिवार एक जैसे नहीं थे, इनकी गिनती कैसे होती थी? ये साथ में बैठ के भोजन करते थे, संसाधन काम करते थे, अनुष्ठानों को संपादित करते थे। कुछ ये बातें आपको बतानी, ठीक है? ओके? अ, कल लाइव नहीं आएँगे सर, आएँगे, क्यों नहीं आएँगे? चलिए आगे बात करेंगे। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट अबाउट द फैमिलीज़ ऑफ महाभारत पीरियड? आपके सामने ये पॉइंट है, जिसे आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा, कई बार आया है पेपर में। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ तथा लिंगायतों के प्रमुख विचार को लिखे। सिंपल सा आपको लिंगायत के जो प्रमुख विचार है ये बताना, तो समझते हैं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक ब्राह्मण, यानी कि उनका जो नाम था, चालुक्य राजा की दरबार की मंत्री थे, ठीक है? तो क्या नाम था? बासवन्ना। इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, किसका? 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के इस नवीन आंदोलन। बासवन्ना के 2 अनुयायी थे, एक तो वीरशैव जो शिव के वीर थे और एक लिंगायत जो लिंग धारण करने वाले। ठीक है? अब ध्यान से सुनिए, ये जो बात है ना वीरशैव की और लिंगायतों के विचार, तो वीरशैव के विचार और लिंगायतों के विचार 70 से 80% एक ही हुआ। ठीक है? सिर्फ एक विशेषता को अगर हम छोड़ दें लिंगायतों की, वो क्या? कि ये जो लिंगायत थे, वो शिव की आराधना लिंग, जैसे जो शिवलिंग होता है, इसके रूप में करते थे। इनका ये विश्वास था कि मृत्यु के उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाते हैं, अर्थात इनका पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है? सिर्फ ये एक विशेषता लिंगायतों की अलग है, बाकी वीरशैव और लिंगायत, बाकी सारी विशेषताएँ दोनों की एक ही है। ठीक है? तो ध्यान से समझिए। ये जो लिंगायत या विषय होते थे, ये धर्म शास्त्रों में बताए गए जो श्राद्ध संस्कार, इसकी अवहेलना करते थे और ये अपने मृतकों को दफनाया करते थे। ठीक है? साथ ही ब्राह्मणों ने जिन समुदायों को दूषित माना, जैसे वैश्य शूद्र, है ना? कुछ थे, जिनको बेसिकली दूषित माना, लेकिन इन्होंने उन्हें भी जगह दी अपने समाज। ब्राह्मण पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे, तो इन दोनों ने ही उस पे प्रश्न चिन्ह लगाया। ब्राह्मण यानी कि उनके जो धर्मशास्त्र हैं, इनमें वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को अस्वीकार किया गया है, लेकिन लिंगायत और वीरशैव इन दोनों ने इसे मान्यता भी प्रदान की है। ठीक है? साथ ही इन्होंने जाति के आधार पे ये जो वर्णन है, ये भी इन्होंने इसका विरोध किया है। ठीक है? महिलाओं को शिक्षा न देना, ये भी इन्होंने इसका विरोध किया है ना? तो ये कुछ विचार थे इनके, जिसमें आपको वीरशैवों के भी विचार पता चल गए और लिंगायत। ओके? आ रहा है समझ में बढ़िया तरीके से? अगर समझ में आ रहा है तो सारे के सारे बात, सारे बच्चे एक बार लाइव सेशन में बताएँगे कमेंट करके, यस सर समझ। तब तक के लिए इंग्लिश में यहाँ से देखें। अ न्यू मूवमेंट इमर्ज्ड इन कर्नाटक इन द 12th सेंचुरी एंड राइट द मेन थॉट्स ऑफ लिंगायत। तो आंसर लिखेंगे। पहले तो वासवन्ना के अनुयायी और ये आंदोलन कब कहाँ पे हुआ था कर्नाटक का। फिर मेन आइडिया लिंगायत के क्या थे, तो पहला जो हटाना है लिंगायत के अलावा, ये बाकी सारे लिंगायत और वीरशैव दोनों। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आ गया है। अब इसमें हमारा 1857 का जो विद्रोह हुआ, आखिर इसके राजनीतिक कारण क्या थे? पॉलिटिकल रीज़न क्या थे इस रिवॉल्यूशन के? वो हमें बताने हैं। तो पहले तो एक लाइन लिखेंगे। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ छावनी के सैनिकों के द्वारा अपने अंग्रेज अधिकारियों की, यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की गई। इसके राजनीतिक कारण निम्नलिखित। इसमें आप जो सहायक संधि थी, उसके बारे में भी लिख देंगे। सबसे पहला पॉइंट, उस समय के लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1798 में सहायक संधि अपनाई गई थी, जिसके तहत इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाली जो रियासत होगी, उस रियासत की आंतरिक और बाहरी रूप से सुरक्षा की जिम्मेदारी अब किसकी होगी? कंपनी की, जो भी इस सहायक संधि पर बेसिकली साइन करेगा। ठीक है? और अवध में ये संधि कब लागू की गई थी? 1801 में लागू की। ठीक है? रियासत में एक सैनिक टुकड़ी भी तय, मतलब अंग्रेजों ने कहा कि तुम इस पे जब साइन करोगे, तो तुम्हारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की हमारी ज़िम्मेदारी होगी। अब आंतरिक सुरक्षा के लिए
तुम्हें अपनी रियासत में एक सैनिक टुकड़ी तैनात करनी पड़ेगी और उसका पूरा रखरखाव की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही, ठीक है। और यही जो संधि थी, यह रियासत भविष्य में किसी भी रियासत के साथ में कोई संधि नहीं करेगी, अर्थात तुम किसी अन्य रियासत के साथ में कोई संबंध नहीं रखोगे और बिना अंग्रेजों की अनुमति के कोई युद्ध भी तुम नहीं करोगे, ठीक है। 1850 के दशक के बाद लॉर्ड डलहौजी के द्वारा फिर विलय की नीति अपनाई गई और विलय की नीति के तहत ये कहा गया, अगर किसी रियासत का शासक जो है वो बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है, अर्थात उसका कोई पुत्र नहीं है, तो उस रियासत का विलय कंपनी अपने में कर लेगी। तो ऐसी बहुत सारी रियासतों का उसने विलय कर लिया। ओके, फिर अच्छा ये तो सारी बातें होंगी, बस यही था यहाँ पे। अब अवध में जो 1801 में सैक्स संधि थोपी गई थी, तो इसकी एक दो बातें आ जाएंगी, ठीक है। मेन आंसर बस आपका इन्हीं चार बात। ओके, चलिए आगे बात आती है, तो डिस्क्राइब द पॉलिटिकल रीजंस फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। क्या है इसका पॉइंट, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, तो सारे बच्चे यस सर लिखते चलेंगे। यस सर समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, अल बिरूनी का जाति व्यवस्था की प्रति विवरण लिखिए। तो अल बिरूनी जाति व्यवस्था के बारे में क्या कहता है, तो अल बिरूनी कहता है कि अल-बरूनी ने ये बताने की कोशिश की कि जो जाति व्यवस्था थी, वो केवल ऐसा नहीं है भारत में ही थी, जो 4 वर्ण भारत में थे ये यही थे, बल्कि फारस और उसके साथ अन्य जितने देश हैं, वहाँ पे भी जाति व्यवस्था है। एग्ज़ाम्पल दिए उसने, प्राचीन फारस में 4 वर्ग होते थे, घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु तथा पुरोहित वर्ग, वैज्ञानिक, चिकित्सा तथा खगोलशास्त्री वर्ग, किसान और अन्य शिल्पकार वर्ग। तो जैसे भारत में 4 वर्ग, वैसे ही फारस में, लेकिन नाम अलग थे। ठीक है? अल-बरूनी कहता है कि ब्राह्मणों ने ये जो जाति व्यवस्था यहाँ पे बनाई हुई है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन ब्राह्मण ये जो कहती है ना कि लोग जो एक बार अपवित्र हो गए, अब वो पवित्र नहीं हो सकते, तो ये बात मैं गलत मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अल-बरूनी के अनुसार वो कहता है कि मेरे अनुसार हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है, वो अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को दोबारा प्राप्त कर सकता है। वो एग्ज़ाम्पल देता है, जैसे हवा जब पॉल्यूटेड हो जाती है, ठीक है? एयर पॉल्यूशन होता है, तो जो सूर्य की रोशनी है, ये हवा को स्वच्छ करता है। अब जैसे नमक जो है, जो नमक है, ये पानी को गंदा होने से बचाता है समुद्र के, ठीक है? उसके अनुसार जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों की ये जो अपवित्रता वाली बात है, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, मैं इसका विरोध करता हूँ। बाकी हाँ, वर्ण जो थे वो जैसे भारत में थे, वैसे ही 4-4 अलग-अलग और कंट्री में थे। इस बात को मैं मानता हूँ। ठीक है? चलिए 26 आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात आती है आगे क्वेश्चन की, तो राइट अल्बियोनिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो क्या था इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये पॉइंट आपका दिया गया है। ठीक है? अब आता है क्वेश्चन 27, जिसमें कि हमारे 3 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, क्योंकि एक अथवा दिया। ठीक है? तो 27 का पहला प्रश्न कहता है, हड़प्पा सभ्यता की जो कृषि प्रौद्योगिकी, आपको इसका साक्ष्यों के साथ में वर्णन करना है। ठीक है? तो वो कृषि प्रौद्योगिकी क्या थी, उसकी विशेषता हमें बतानी है। तो लिखेंगे सबसे पहली बात, हलों का प्रयोग, अर्थात हमें चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि यहाँ के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग, ये शायद खेती में हलों का उपयोग करते थे। ठीक है? अब खेती में हलों के अलावा बैलों का भी उपयोग होता था, क्योंकि हमें जितने भी कॉइन्स जो मोहरें मिली हैं, उसपे वृषभ के चित्र मिले हैं। ठीक है? तो हो सकता है कि हड़प्पा निवासी जो थे, वो जोतने के लिए बैलों का उपयोग करते होंगे खेतों को। ठीक है? फिर 2 फसलों को उगाना, क्योंकि कालीबंगन और राजस्थान से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जो इस ओर इशारा करते हैं कि ये लोग एक वर्ष में 2 फसलों को उगाया करते हैं। ठीक है? फिर सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग, क्योंकि हमें बहुत सारे एरिया से नहरें, कुएँ, जलाशय इनके साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि अफ़गानिस्तान से नहरों के अवशेष मिले हैं, धौलावीरा से जलाशय के अवशेष मिले हैं, जो कि इस ओर इशारा करते हैं। फिर कटाई में औजारों का उपयोग होता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे नामक धातु से अपरिचित थे, परिचित नहीं थे। इसीलिए इनके जो औजार थे कटाई के, ये लकड़ी और पत्थर की बहुत ही पैनी धात से बने हुए। ठीक है? फिर यहाँ पे आता है, अच्छा ये तो दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? आप ये बात कैसे कह सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता में पहले बस्तियों का नियोजन किया जाता था और उनका फिर कार्यान्वयन किया जाता था। यानी कि नियोजन का मतलब क्या हो गया?
कि हड़प्पा सभ्यता को बसाने के लिए, किसी घर को बसाने के लिए सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है। जैसे आज के टाइम पे हम अपने घर का पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि हमें कहाँ पे क्या-क्या चाहिए। तो क्या ऐसा होता था हड़प्पा सभ्यता में? अगर होता था तो कैसे? नहीं होता था तो कैसे? है ना? तो हम लिखेंगे इसका आंसर पक्ष में, क्योंकि हाँ भाई ऐसा होता था। आप ये कैसे कह सकते हो सर? चलिए फैक्ट के साथ में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पहले तो जो भी घर बनाया जाता, ठीक है? उसके लिए एक चबूतरा बनाते थे। चबूतरा जब पूरी तरीके से बन जाता था, उसके बाद शहर के हर एक घर को बनाया गया, ठीक है? दूसरी बात, ईंटों को धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाया गया होगा, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। साथ ही जो ईंटें थी, उनका अनुपात निश्चित था और ये ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई जाती। तो चबूतरा जब बन गया एक बार, ठीक है? ये चबूतरा बन गया, इसके ऊपर फिर जो भी है उसको घर बनाया जाता था। अब इस चबूतरे के ऊपर इस घर में जो ईंट उपयोग की जानी, ठीक है? वो इस प्रकार से सारी चीज़ें होती थी उसकी, और ख़ास करके हड़प्पा बस्ती, मोहनजोदड़ो या जितने भी सिंधु सभ्यता के एरिया हैं, सभी में एक ही समान ईंटें पाई गई हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई, है ना? तीसरी बात, कच्चे माल के समीप बस्तियों को स्थापित किया जाता, ठीक है? ताकि व्यापार और इनको जो है ना अच्छे तरीके से सब कुछ मिलता रहे। तो ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि भाई बस्तियों का नियोजन जो था ना, वो पहले नियोजन होता था, फिर उन क्रियाओं का क्रियान्वयन होता था। ठीक है? ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे तो डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विद एविडेंस। तो करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट और ये एक आपका पाँचवा। ये टोटल आपको 5 बताने हैं। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन था, आपको बताना है कि सबसे पहले जो सेटलमेंट होती थी उनको प्लान किया जाता था, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो यहाँ पे 3 बातें हैं जिसको आपको यहाँ पे बताना। ओके। अ चलिए, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे 45 मिनट प्लस हो चुके हैं। तो क्या हम इसे आगे अभी और डिस्कस करें? ठीक है, अगर आप कहेंगे तो हम इसे आगे डिस्कस करेंगे, नहीं तो इसको फिर हम पार्ट 2 में देख लेंगे। ठीक है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है। अगर आप कहते हैं तो हम इसे आगे डिस्कस करें। ठीक है? कितने बच्चे जो चाहते हैं कि आगे के क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करें अभी के अभी? ओके, सारे बच्चे बताएँ? ओके, एक बच्चे ने बोला यस सर करते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी ना बच्चे बहुत कम हैं, तो फिर जो बच्चे जॉइन नहीं हुए हैं, उनको फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा फिर उनका इन क्वेश्चन को लेके। ओके, सर जी कर दीजिए, हम नाइट में ही पढ़ाई करते हैं। चलिए, यस सर कंटिन्यू। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अच्छा, अभी तक जो हमने आपको समझाया सेक्शन ए प्लस में बी, ये आपको सारी बातें समझ में आई हैं? अगर समझ में आई है तो लिखें एक बार, यस सर समझ में आ गई हैं। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाता है हमारा अगला सेक्शन नंबर सी, यानी कि खंड ग आ जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का, ठीक है? जिसमें 8-8 नंबर के हमारे 3 क्वेश्चन होंगे, अथवा मिलाएं तो टोटल 6 प्रश्न होंगे। ओके? हर एक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? देखिए, 28 का सबसे पहला प्रश्न कहता है, मुगल काल में मुगल काल के कृषि समाज में जो महिलाएं थी, इनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि मुगल कालीन समाज में महिलाओं की भूमिका क्या थी, ये आपको बताना है। ठीक है? कृषि समाज। तो एक एक करके हर एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनते चलिएगा और समझते चलिए, है ना? मैं आपको सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर यहाँ पे बताता हूँ। चलिए, देखिए, मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका। तो सबसे पहला पॉइंट, मध्यकालीन भारतीय कृषि की एक बहुत ही खासियत थी। क्या? कि जो घर परिवार के संसाधन थे और जो श्रम और उत्पादन था, ये इसकी बुनियाद थी। अर्थात मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत ये थी कि ये जो कृषि थी, वो घर परिवार के संसाधन, उनके श्रम, उनके उत्पादन इस पे निर्भर करते थे। जिसके अंतर्गत महिलाएं और पुरुष ये दोनों ही एक दूसरे से कंधा मिलाकर खेतों में काम किया करते थे शुरुआती दौर में। ठीक है? एक तरफ
जहाँ पुरुष खेत जोतते थे, हल चलाते थे, तो दूसरी तरफ जो महिलाएँ थीं, वो बुवाई करती थीं, निराई करती थीं और कटाई के साथ-साथ में फसल का जो दाना होता था, जैसे जो मक्का होता है ना, जिसे यूपी में अड़िया बोलते हैं, है ना? भुट्टा जिसे बोलते हैं, तो उसके दाने निकालना और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो ये काम महिलाएँ करती थीं, ठीक है? महिलाओं के श्रम पर निर्भर कार्य जैसे कि महिलाएं खेती में बुआई, निराई, कटाई, दाने निकालने के अलावा फिर सूत काटने का, बर्तन बनाने का, डोंगियां बनाने का, ठीक है, और कपड़ों को साफ करने का, उन पे कढ़ाई करने का इत्यादि दस्तकारिता का भी काम किया करती थी ये महिलाएं, है ना? तो शुरुआती दौर में मध्यकालीन समाज में भारतीय कृषि में ये भूमिका थी इनकी। ठीक है? और एक वो कहावत है ना कि जैसे-जैसे आप जो है किसी काम को करते जाओगे, तो उस काम में आपकी जो है ना अहमियत घटती जाएगी, है ना? तो किसी वस्तु का जब जितना ज़्यादा वाणिज्यिकीकरण होता है, यानी कि किसी वस्तु का जब ज़्यादा व्यापार होता है, तो हमें उस जगह पे ज़्यादा मज़दूर की आवश्यकता पड़ती है। अब मध्यकाल में ज़्यादा मज़दूर बेसिकली कैसे लाए जा सकते थे? या तो दास बना लिया जाए, है ना? या फिर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से प्रजनन करवाया जाए, है ना? तो आगे चल के इनके साथ भी यही होता है। तो महिलाओं के साथ में प्रजनन तथा श्रम की बात आ जाती है। कैसे? क्योंकि कृषि समाज इस पे निर्भर था श्रम पर और श्रम कहाँ से आता है जब जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, उतने ही ज़्यादा फिर मज़दूर बनेंगे क्योंकि मज़दूर का बेटा मज़दूर ही बनेगा ये बात है ना? अब इन सभी की वजह से क्या हो गया कि महिलाओं पर प्रजनन के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता था, ठीक है? प्रेशर डाला जाता था, ज़बरदस्ती किए जाते थे उनके साथ में, तो इससे महिलाओं की कमी होने लगी। महिलाओं की प्रसव के दौरान, बच्चे को जन्म देने के दौरान उस पीड़ा से मृत्यु भी हो जाती थी, खाना तक मिलता नहीं, ठीक है? तो दशा उनकी इस प्रजनन क्षमता की वजह से कम होने साथ ही शादीशुदा महिलाओं की कमी होने लगी। क्यों? क्योंकि कुपोषणता की वजह से, बार-बार माँ बनने की वजह से, प्रसव के वक़्त मौत की वजह से महिलाएँ जो थी वो बहुत ज़्यादा मृत्यु का शिकार हो, ठीक है? अब इन महिलाओं की कमी के लिए क्या काम किया गया? तो महिलाओं की कमी के लिए दूसरे-दूसरे संप्रदायों में शादी की गई। साथ ही जो महिलाएँ तलाकशुदा थी या विधवा महिलाएँ थी जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी, अब वो भी कानूनन शादी कर सकती थी क्योंकि हमें बस अब प्रजनन क्षमता के द्वारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करके क्या करना था इनको बहुत सारे मज़दूर बनाने, ठीक है? संभवतः घर के लिए महिलाएँ और बाहर के लिए मर्द आधार नहीं था। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह थे। जैव वैज्ञानिक क्रिया जैसे कि पश्चिमी भारत में राजस्वला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने नहीं दिया जाता था अर्थात महिलाओं के प्रति कुछ पूर्वाग्रह थे। कहाँ के पश्चिम भारत में राजस्व महिलाओं को लेके एक बंगाल में है। बंगाल में जब किसी महिला को मासिक धर्म आता तो उस समय की महिलाएं जो थी वो पान के बगान में नहीं घुस सकती, ठीक है? तो महिलाओं के प्रति मध्यकालीन समाज में इस प्रकार के पूर्वाग्रह भी शामिल, ठीक है? अब एक आधा पॉइंट और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको लिखें, नहीं भी लिखेंगे तो भी बात बन जाएगी, ठीक है? फिर भी मैं आपको बताता हूँ। घर का मुखिया होता था मर्द और शक के आधार पे महिलाओं को वो भयानक दंड देते थे। अर्थात अगर मर्द को ये लगता है कि उसकी पत्नी बेवफ़ाई कर रही है यानी कि धोखा दे रही है किसी और के साथ में, ठीक है? अपनी गृहस्थी बसाना चाहती है, कुछ और है, बच्चों की अनदेखी कर रही है, तो उसके बाद वो उसे भयंकर दंड देता था, ठीक है? और कुछ एक आधी बातें हैं। ये सारी बातें थी जो कि आपको पता चली। शुरुआत में तो अच्छी स्थिति थी, लेकिन व्यापार बढ़ा तो मज़दूर ज़्यादा चाहिए थे, फिर इनकी हालत खराब, ठीक है? आ गया समझ में? चलिए, अब इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। तो अथवा वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। वर्ण कीजिए। अर्थात आपको क्या बताना है? विजयनगर के शासक अपने आप को देवता तुल्य बताते थे, ईश्वर के समान बताते थे या फिर ईश्वर से जोड़ते थे। तो ये सारे कार्य उन्होंने कैसे किए? वो हमें यहाँ पे बताना है। तो आ जाइए समझते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य के शासक तथा मंदिर निर्माण की बात। देखिए शासकों का ये दृष्टिकोण था कि मंदिरों का निर्माण करवाना, उनकी मरम्मत करना, उनका रखरखाव करना, ठीक है? अपनी सत्ता के लिए, उनकी संपत्ति के लिए और लोग जो है उनकी धार्मिक निष्ठा को पाने का एक अच्छा तरीका था, ठीक है? एक स्थानीय मान्यता थी कि तुंगभद्रा नदी के तट से लगे चट्टानी भाग तथा पहाड़ियों का उल्लेख रामायण में बाली और सुग्रीव के वानरराज की रूप में रक्षा करती थी, तो सेम वही बात इनके विजयनगर साम्राज्य की भी थी, ठीक है? एक अन्य स्थानीय मान्यता ये है कि यहाँ की जो स्थानीय मातृ देवी थी पंपा देवी, तो उन्होंने इसी पहाड़ियों के बीच
भगवान विरूपाक्ष को पति रूप में पाने के लिए तप किया और आज भी उनका जो विवाह है भगवान विरूपाक्ष के साथ में माता देवी पप्पा देवी का उनका बड़े धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। ठीक है। शासक जो थे वो शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि और अन्य संपदाओं को दान में दिया करते। मंदिर, अब ये देखो ये वाला जो एक पॉइंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे? मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। तो 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मेसोपोटामिया बता रहा हूँ, अभी मैं 11th का पढ़ रहा था, सेकंड चैप्टर कुछ, तो वही याद आ गया। मंदिर जो थे विजयनगर के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए, समझाइए। ठीक है ना? तो इसको ध्यान से समझिए। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में कार्य किया करते थे। यहाँ संभवतः विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ के जो शासक थे वो भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे और वो कहते थे हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने जितने भी राष्ट्रीय आदेश दिए हैं उसमें कन्नड़ भाषा में एक शब्द लिखा होता था, श्री श्री विरूपाक्ष, जो कि इस बात का इशारा करता है कि ये जो हमने आदेश दिया ये हमने नहीं, आपके भगवान विरूपाक्ष ने दिया। ठीक है। शासक जो थे वो देवताओं से अपने गहन संबंध के संकेतक के रूप में हिंदू सूरत नारायण का भी प्रयोग करते थे। और भी एक आदि पॉइंट है जो कि यहाँ पे आप समझ सकते। ओके। तो ये थे विजयनगर शासक तथा मंदिर निर्माण। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देखें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन इन द एग्रीकल्चर सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो उस टाइम क्या होता था, आप इस यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जिसमें से आपको कुछ 8 पॉइंट यहाँ पे उठा लेने और वो सारे लिख। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे टोटल जो वो 13 से 14 पॉइंट। ओके। सेकंड क्वेश्चन, अरे रे कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। द रूलर्स ऑफ विजयनगर empire encouraged the construction of the temples to connect themselves with the god. Describe how. तो कैसे था, आइए समझते हैं इसको। कहाँ गया? ठीक है, तो यहाँ पे ये है दिया गया है, आप इन सारे के सारे पॉइंट को इसको पॉज करें और पढ़ लें अच्छे तरीके से। देखिए हिंदी में मैं आपको समझाता चलूंगा और इंग्लिश में सारे क्वेश्चन दिखाता चलूंगा। चलिए, अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 29 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रश्न में पूछा गया है यहाँ पे 29 में, भारत के संविधान को बनाते समय शक्तिशाली केंद्र हो इसके पक्ष में विभिन्न लोगों के द्वारा दिए गए तर्कों की परख कीजिए। यानी कि आपको बताना है केंद्र जो है वो शक्तिशाली हो, इसके पक्ष के रूप में जो बातें कही गई है वो आपको बताना है। तो आ जाइए समझते हैं हर एक पॉइंट को। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर संविधान सभा में बहस। सबसे पहला पॉइंट, पहले बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू जी की। तो नेहरू जी एक शक्तिशाली केंद्र चाहते थे। उनका ये मानना था कि विभाजन के बाद जो भारत है उसकी केंद्रीय स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी अगर इसे हमने ज्यादा जो है शक्तियां नहीं दी तो। ठीक है, और अगर केंद्र जो है वो कमजोर हुआ तो कभी भी वो पूरे देश को एकत्र नहीं कर पाएगा, यानी कि सरकारों के बीच समन्वय स्थापित नहीं कर पाएगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए आवाज भी नहीं उठा पाएगा। इसीलिए हमें एक ऐसे सरकार की, ऐसे केंद्र की जरूरत है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की आवाज को रख सके। इसीलिए नेहरू जी ने बताया कि हमें 3 प्रकार की सूचियां रखनी चाहिए। एक तो केंद्रीय सूची जिसमें देश के मामले हो, इंटरनेशनल मामले हो, साथ ही राज्य और संवर्ती सूची ये लानी चाहिए। ठीक है। फिर दूसरे व्यक्ति आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये कहते हैं कि हमें एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत में ये जो विभाजन हुआ इसकी वजह से बहुत ज्यादा हिंसा का माहौल है। ऐसे में हिंसा के माहौल को कंट्रोल करने के लिए हमें एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता है जिसकी बात पूरा भारत सुने। ठीक है। संयुक्त प्रांत के सदस्य बाल कृष्ण शर्मा, उनकी दलील ये थी कि एक शक्तिशाली केंद्र समय की मांग है, यानी कि अभी समय की मांग है। भारत के विभाजन के पश्चात अभी मांग है हमें कि हमें एक सुपर पावर सेंटर चाहिए। ठीक है, देश के हित में योजना बनाने के लिए हमें एक सुपर पावर शक्तिशाली केंद्र चाहिए।
हमें हमारे पास में उपलब्ध जितने भी आर्थिक संसाधन हैं, इनको जुटाने और उन सभी को अच्छे से उपयोग करने के लिए हमें एक शक्तिशाली केंद्र चाहिए। ठीक है? विभाजन से पहले कांग्रेस प्रांतों को काफ़ी स्वायत्तता दी गई थी, ये इस बात पे सहमत थे और मुस्लिम लीग को भरोसा दिलाने के लिए यह सहमति थी, परंतु जब बँटवारा हुआ, तो उसके बाद में राष्ट्रवादियों के विचार बदल गए और उन्होंने कहा कि हमें भैया एक शक्तिशाली केंद्र चाहिए। ठीक है? तो 3 लोगों की बातें समझ में आ गई, नेहरू जी की और अंबेडकर जी की और बाल कृष्ण शर्मा, ठीक है? और फाइनली जब संविधान बन के तैयार हो जाता है, तो उसमें केंद्र को शक्तिशाली बना दिया जाता है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में गांधी जी के द्वारा चलाए गए नमक आंदोलन के कारण और उसके परिणामों को विस्तार से समझें। तो क्या थे नमक आंदोलन के कारण और परिणाम? ध्यान से समझें। सबसे पहले, आखिर महात्मा गांधी जी ने जो नमक आंदोलन था, नमक सत्याग्रह, आखिर इसको चलाया क्यों? क्या कारण थे इसके? ठीक है? ध्यान से समझिए। देखिए, नमक जो है, वो प्रत्येक भारतीय भारतीय घर का मसाला है। ठीक है? हर एक चीज़ में उपयोग होता है। भारतीयों को नमक के तहत घरेलू प्रयोग के लिए नमक बनाने पे अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था और मजबूरन भारतीय लोगों को दुकानों से ज़्यादा मूल्य पर नमक को खरीदने के लिए बाध्य किया। ठीक है? नमक उत्पादन और उसका विक्रय जो था, वो केवल राज्य का एकाधिकार यानी कि अंग्रेजी गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ। ठीक है? जिससे कि गांधी जी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। अंग्रेज सरकार के द्वारा इस नमक पर लाभ कमाने के पश्चात भी इस नमक को ओके, अंग्रेज सरकार के द्वारा लाभ पर ना बिकने वाला नमक नष्ट किया जाता था, यानी कि अगर उन्हें लगता था ना कि ये नमक हम बेचेंगे तो हमें लाभ नहीं मिलेगा, तो उसे नष्ट कर देते थे और अपना बनाया हुआ बेचते। ठीक है? बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदाओं को राष्ट्रीय खर्चों से ये नष्ट करते थे। ठीक है? 1 मिनट पहले पानी पीते हैं। चलिए एक बार दोबारा से कंप्लीट करेंगे। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्यों चलाया? क्योंकि देखिए, भारतीयों के घर का मसाला था नमक। अंग्रेज जो थे उन्होंने इस पे कब्जा कर रखा था, वो किसी को नमक बनाने नहीं देते थे। मजबूरन भारतीयों को नमक जो था वो दुकानों से ज़्यादा मूल्य पे खरीदना पड़ता था, एकाधिकार कर रखा था। ठीक है? और इसी वजह से गांधी जी चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ इस नमक की वजह से ये जो आक्रोश, जो गुस्सा छाया हुआ है, मैं इसे एक साथ करूँगा, एकत्र करूँगा और इसको उसके खिलाफ मैं यूज़ करूँगा। ठीक है? तो हुआ भी यही। 1930 में गांधी जी के द्वारा चलाए गए नमक आंदोलन के क्या-क्या परिणाम निकले, अब उसको ध्यान से। जब ये आंदोलन चल रहा था और जब कंप्लीट भी हुआ, दोनों की बात एक साथ हुई। जब चल रहा था, तो महात्मा गांधी जी दुनिया की नज़र में आए, यानी कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी अब लोग उनको जानने लगे। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स ने गांधी जी को तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू ऐसे शब्दों से उनका मजाक बनाया। दांडी यात्रा के पश्चात फिर इसी पत्रिका की इसकी सोच भी बदल गई। ठीक है? उस जब ये दांडी मार्च पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसी पत्रिका ने फिर उनकी तारीफ भी की। ठीक है? गांधी जी को जन समर्थन मिला, तो ये जो अंग्रेज थे, वो बहुत ज़्यादा इससे हम ये कह सकते हैं कि हैरत थे। हैरत यानी कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे कि इनको कैसे इतना जनमत संग्रह मिल सकता है। ठीक है? इस यात्रा का यूरोप और अमेरिकी प्रेस के द्वारा इसको कवरेज दी जा रही थी। ठीक? पहली राष्ट्रवादी गतिविधि ऐसी थी ये वाली, जिसमें औरतों के द्वारा भी भाग लिया गया था। और जब गांधी जी भाषण दिया करते थे, तो गांधी जी अपने भाषण में ये कहते थे कि तुम सब जो निचले तबके के लोग हो, तुम्हारे साथ जितने बड़े लोग हैं, बड़े तबके के लोग, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें। ठीक है? उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत को आंदोलन की व्यापकता का जब एहसास हुआ, तो उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और अगले ही दिन उन्होंने क्या किया, उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, नमक कानून अब टूट चुका था। ठीक है?
और इसी नमक कानून से अंग्रेजों को इस बात का पता लग गया कि आगे चल के हमें भारत की ये जो सरकार है, ये हमें छोड़नी ही पड़ेगी। ठीक है? तो ये थे कारण और ये थे इसके परिणाम। ओके? ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देखें और तब तक जितने बच्चे लाइव सेशन में वो सारे के सारे बताएँगे, अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो। ठीक है? अ, यहाँ पे है examine the arguments given by various people in favor of powerful center while drafting the Constitution of India. फिर अथवा में है explain in detail the reasons and consequences of the SALT movement launched by गांधी जी 1930. तो पहले बात करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा ताकतवर हो, ज़्यादा राइट हो उसके पास में, इसको लेके क्या डिबेट थी। तो नेहरू जी की बात आ जाएगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात आएगी आपकी, और फिर आएगी बाल कृष्ण शर्मा की बात। ठीक है? फिर दूसरा, आखिर गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना इस दांडी यात्रा के लिए, तो ये क्या कारण थे, वेल ये रहे। फिर आखिर जो था इसके कारण के बाद में इसके क्या रिजल्ट निकले, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले इसके, तो ये इसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिजल्ट हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पिछले कई सालों में ये प्रश्न आ चुका है। क्वीन, यस सर, सबको समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा बच्चे जॉइन नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये पूरा समझा के यहाँ से जाऊँगा। ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप जो देख रहे हैं, कम से कम आप सभी तो अपनी अच्छे से तैयारी करें। ठीक है? जो स्किप करके जा चुके हैं, उनको इतना शायद नहीं पता चलेगा। ठीक है? चलिए कोई नहीं, आप उनको बाद में बोल देना कि देख लेना ज़रूर। ठीक है? क्वेश्चन 30 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अभिलेखों का अर्थ निकालते समय अभिलेख शास्त्रियों को बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना। तो वे समस्या क्या थी? पहले आप ये समझो कि अभिलेख होते क्या हैं। तो ये जो जानकारी है 3 लाइन की, ये अलग से क्वेश्चन के आंसर से अलग है। अभिलेख क्या थे? अभिलेख जो है वो किसी पत्थर पर या किसी धातु पर कोई ऐसी कठोर सतह जिस पे उन्हें खोद के लिखा जाता हो, ठीक है? तो ऐसी पत्थर, धातु अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गई पठन योग्य सामग्री को अभिलेख बोलते हैं। अभिलेखों से हमें जानकारी क्या-क्या मिलती है? अभिलेखों से हमें प्राचीन काल के जो शासक हैं, ये अपने आदेशों में क्या कहते थे, इनके आदेश के बारे में पता चलता है, उनके शौर्य के बारे में पता चलता है, उनकी युद्ध गाथाओं के बारे में पता चलता है, और हाँ, इनके बारे में पता चलता है, और साथ ही आने वाले लोग उनको समझ सकें, देखें, पढ़ें, उनका पालन करें, ये सभी चीज़। अभिलेखों का जो लोग अध्ययन करते हैं, उनको अभिलेख शास्त्री बोलते हैं। ठीक है? तो ये तो हो गई इसकी छोटी-सी सीमा। सीमा क्या है? ये तो अभी सिर्फ वो हो गया कि इसका इंट्रोडक्शन। मेन आंसर आपका यहाँ से। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, अर्थ निकालने में कठिनाई। कुछ अभिलेख ऐसे थे जिसमें एक ही राजा के बहुत सारे नाम, बहुत सारी उपाधियां, बहुत सारे सम्मानजनक प्रतीक और संबोधन होते। इसीलिए अभिलेख शास्त्री उन्हें पढ़ने में समर्थ तो होते थे, लेकिन उनका अर्थ क्या है ये नहीं समझ पाते। ठीक। दूसरी थी सीमा, तकनीकी सीमा। बेसिकली तकनीकी सीमा यानी कि कई अभिलेख ऐसे थे जिनको बहुत ही हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया। ठीक है? तो आज वर्तमान में उनके अक्षर कुछ नष्ट हो चुके हैं या लुप्त हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें पढ़ना मुश्किल है। जैसे मान लेते ये एक अभिलेख है, इस अभिलेख पे एक ऐश शब्द लिखा गया था, एक बी शब्द लिखा गया। ठीक है? मानते एग्जाम्पल के लिए। अब कई टाइम बाद में क्या हुआ कि जो ऐश शब्द था, इसका बीच का इतना जो हिस्सा था ये अब हट गया। तो एस कितना रहेगा? अब ये एस इतना रह गया। तो अभिलेख शास्त्री अब इसको पढ़ ही नहीं पाते। इसी प्रकार से ये जो बी ये पूरा था, अब ये भी जो है वो कुछ इतना इतना रह गया, तो अब इसका भी अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना? तो ये तकनीकी सीमा की बात हो गई। फिर समकालीन से तुलना करना असंभव है, अर्थात अभिलेख शास्त्री कुछ अभिलेखों पर अंकित जो लिपि है, इसको पढ़ने में असमर्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय वो अभिलेख मिला है, उसके समकालीन कोई भी लिपि का उपयोग नहीं देखा मिलता है, इसीलिए। एग्ज़ाम्पल आता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है? उसकी जो लिपि है, उसको आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। सबसे बड़ा कारण भी उसका ये है क्या, कि उसके समकालीन कोई हमें लिपि मिली ही नहीं, इसीलिए। विभिन्न भाषाओं और लिपियों का उपयोग, कई बार एक ही शासक जो था या फिर एक ही वंश जो था, वो कई सारी भाषाओं का, जैसे प्राकृत, अन्य जो भाषाएँ थी, उनका उपयोग करता था और कई सारी लिपियों का उपयोग करता था।
अभिलेखों की लिपियों को पढ़ने में कठिनाई आती थी, क्योंकि जिस युग के, जिस समय के वो थे, उनके समकालीन और कोई था ही, ये चीज़ थी। ठीक है? तो मेन आंसर बस आपका यही 4 से 5 पॉइंट है। अब इसमें आपको ये जो 3 से 4 बातें, ये भी अगर आप लिख देंगे तो पूरे 8 नंबर आपको मिल जाएँगे। तो अभिलेखों की साक्ष्य सीमा समझ में आ गई अच्छे तरीके से। जिन बच्चे जो भी बच्चे लाइव सेशन में अगर समझ में आ गए तो सारे के सारे बच्चे बताएँगे यस सर समझ में आ गया। फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे अथवा में आ जाता है हमारा अगला वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है पेपर में। सांची का स्तूप तो बच गया, लेकिन अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, समझाइए। सिंपल सा, सांची का स्तूप बचा क्यों रहा? अमरावती का स्तूप नष्ट क्यों हो गया? ये दोनों बातें हैं। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले अमरावती स्तूप की बात करें। ओके? अमरावती का स्तूप। अमरावती के स्तूप में सबसे पहले थी इसकी खोज की गलती, यानी कि राजा की गलती। हुआ ये था भाई कि उन 1796 में अमरावती के जो स्थानीय राजा थे, उन्होंने कहा कि हम मंदिर बनवाएँगे। तो मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने कार्य शुरू किया। तो जब खुदाई की गई तो अनफॉर्च्यूनेटली खुदाई उसी जगह पे शुरुआत हुई जहाँ पे अमरावती स्तूप था। ठीक है? इतिहास में। तो जब खुदाई हुई तो वहाँ से बहुत सारे अवशेष मिले, कुछ मूर्तियाँ, कुछ ईंटें, पत्थर ऐसे मिलने लगे। राजा को एक भ्रम हो गया कि ये सब कुछ ना हो सकता है कि यहाँ पे खजाना छुपा हो, इसलिए ऐसा है। तो राजा फिर खुदाई करता चला गया, ईंटें, पत्थर, मूर्तियाँ सब बेसिकली जो थे वो नष्ट होते चले गए। ठीक है? तो ये सबसे बड़ा रीज़न था। दूसरा रीज़न था कॉलिन मैकेंजी का। कॉलिन मैकेंजी जो थे, इन्होंने अमरावती के स्तूप की मूर्तियों को देखा और निरीक्षण किया और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, ब्यौरा तैयार किया। लेकिन उनके इस ब्यौरे को एक कल्पना मात्र मानकर छापा नहीं गया कभी। ठीक है? ये दूसरी गलती। तीसरी बड़ी गलती थी 1850 1854 में गुंटूर के कमिश्नर की। गुंटूर वर्तमान में कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। तो बेसिकली अमरावती की इन्होंने यात्रा की तथा यहाँ से अनेक पत्थर और अनेक मूर्तियां लेके हुए कहाँ चले गए? मद्रास चले गए। इसी प्रकार से 1850 के दशक में जो भी अधिकारी यहाँ पे आता, वो अमरावती स्तूप के कुछ पत्थर, कोई मूर्तियां, कुछ कुछ लेके चला जाता है। ठीक है? जैसे कि कोलकाता में एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल लेके पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस लेके पहुंचे, इसके पत्थर, मूर्तियां, चित्रकला कुछ इस तरीके से। तो इन प्रकार से अमरावती जो था वो नष्ट हो गया। ठीक है? एक और रीज़न था कि जब अमरावती की खोज हुई थी ना, तो उस समय तक किसी को स्तूप की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में नहीं पता था। ठीक है? इसीलिए समझ में नहीं आया। तो ये चीज़ें थी। अब बारी ये आती है कि आखिर सांची का स्तूप बचा रह गया, इसके क्या कारण? ठीक है? सबसे पहला पॉइंट इसकी खोज की बातें करेंगे। 1818 में इसकी खोज हुई। जब सांची के स्तूप की खोज हुई, तो इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े हुए थे और चौथा वहीं पे गिरा हुआ था और इसका जो टीला था स्तूप का वो भी अच्छी हालत में। फिर शाहजहाँ बेगम की बात आएगी, तो एक 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा बच्चों, सांची के स्तूप में जो भोपाल की बेगमें थी, इनके योगदान को समझाइए। ठीक है? तो इसमें से ही आपको बताना है सारा। ओके? तो लिखेंगे शाहजहाँ बेगम के बारे में। फ्रांसीसी और अंग्रेज जो यहाँ पे यात्री आते थे, वो यहाँ से इसकी जो वास्तविक चीज़ें थी, वो उसको ले जाना चाहते, ठीक है? तो शाहजहाँ बेगम ने इन अंग्रेजी और फ्रांसीसी विद्वानों को कहा कि आप वास्तविक रीतियाँ ना ले जाओ, उसकी जगह इसकी जो कॉपी है, हम आपको वो दे देते हैं, वो ले जाओ। तो ये मान गए इसके लिए, तो उसकी वास्तविक रीतियों को बचाने में शाहजहाँ बेगम का अच्छा योगदान। दूसरा, स्तूप की संरचना जो थी जब इसकी खोज हुई तो टूटी-फूटी थी। तो उसकी मरम्मत करने के लिए और आगे चल के कुछ खराब ना हो इसके रख-रखाव के लिए इन्होंने बहुत सारा पैसा दिया, अनुदान। फिर इनकी उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहाँ बेगम, की बात आएगी। तो शाहजहाँ बेगम की उत्तराधिकारी ने यहाँ पे संग्रहालय और एक अतिथिशाला बनाने का अनुदान दिया, ठीक है? ताकि अब इसकी जो चीज़ें हैं उसको हम संग्रहित करके रख सकें इस ठीक है? किसी भी तरह से एक ये भी रीज़न था कि जो स्तूप था, इस पे किसी रेल ठेकेदार या फिर किसी निर्माता की नज़र नहीं पड़ी, क्योंकि रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र पड़ती, तो वो यहाँ पे ज़रूर आता, कुछ न कुछ लेके ज़रूर जाता। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो कि चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते, ठीक है? और जब सांची की स्तूप की खोज हुई, तो कुछ विद्वानों को स्तूप के महत्व का पता चल गया था और फिर उन्होंने इसका संरक्षण करना ज़रूरी समझा, ठीक?
तो अमरावती क्यों नष्ट हो गया, सांची क्यों बच गया, सारी चीजें समझ में आ गई। अब अगर आपको ये सेक्शन नंबर सी के 8 नंबर के 6 क्वेश्चन समझ में आ गए, तो सारे बच्चे एक बार लाइव सेशन में लिखेंगे यस सर। यस सर, हमें समझ में आ गया। सारे बच्चे लिखेंगे अगर समझ में आ गया है तो। तब तक हम इसे इंग्लिश में देखते हैं, फिर आगे बात करें। ठीक है। While deciphering the inscriptions, epigraphs had to face many types of difficulties और problems। तो वो क्या क्या थी, पहले ये इंस्क्रिप्शन होते क्या है, इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, ठीक है, और इनको रिकॉर्ड्स को पढ़ने वाले को हम एपिग्राफी क्यों कहते हैं, ये चीजें थी। और फिर कौन सी डिफिकल्टी थी, तो उसके बारे में ये आपके 4 पॉइंट और एक नीचे, ये रहा। ठीक है। फिर बात ये थी कि आखिर वह अमरावती जो था वो नष्ट क्यों हो गया। तो अमरावती के नष्ट होने के ये कुछ कारण थे, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है। और जो सांची का स्तूप था, आखिर ये बचा क्यों रह गया, तो इसके भी क्या कारण थे, वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सेक्शन डी होगा। सेक्शन डी स्टार्ट करें इससे पहले आप सभी बच्चे मुझे लाइव सेशन में बताएं कि यस सर हमें सब कुछ समझ में आ गया। सेक्शन ए बी प्लस में सी, ये आपको सारा समझा दिया मैंने बहुत अच्छे तरीके से। समझ में आया तो सारे बच्चे लिखेंगे यस सर आ गया है। जयप्रकाश सर मेरा नाम लो, यस सर समझ में आ गया। माही यस सर। सुदर्शन झा यस सर समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे सेक्शन नंबर डी की। ठीक है। सेक्शन डी में हमारे होंगे 4 4 नंबर के 3 प्रश्न जो कि रहेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझते हैं सारे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, हमें एक शोध दिया गया है ताल्लुकदारों की सोच, इसके बारे में। तो इसे पढ़ें या फिर नहीं, चलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं। देखो ताल्लुकदारों की सोच में क्या लिखा गया है। ताल्लुकदारों के रवैये को रायबरेली के पास स्थित काका काला कंकर इसके राजा हनवंत सिंह ने सबसे अच्छी तरह से व्यक्त किया है। विद्रोह के दौरान हनवंत सिंह ने एक अंग्रेज अफसर को पनाह दी और उससे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। उस अफसर से आखिरी मुलाकात में हवंत सिंह ने कहा, साहिब आपके मुल्क के लोग हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे राजा को खदेड़ दिया। आप अफसरों को भेजकर जिले जिले में जागीरों के मालिकाना की जो मालिकाना थे इनकी जांच करवाते हैं। एक ही झटके में आपने मेरे पुरखों की जमीन मुझसे छीन ली। मैं चुप रहा। फिर अचानक आपका बुरा वक्त शुरू हो गया और यहाँ के लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हुए। तब आप मेरे पास आए, जिससे आपने पहले ही बर्बाद कर दिया था। मैंने आपकी जान बचाई है, लेकिन अब अब मैं अपने सिपाहियों को लेकर लखनऊ जा रहा हूँ ताकि आपको आपकी सेना को देश से खदेड़ सकूं। ठीक है। ये ताल्लुकदारों की सोच के बारे में कुछ यहाँ पे दिया गया था। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यह है कि उपरोक्त गद्यांश में ताल्लुकदार के रवैये को किसने व्यक्त किया है। तो क्या नाम था, काला कंकर के राजा हनुमंत सिंह। अंग्रेजों के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू करने के बाद जमींदारों की हैसियत व सत्ता दोनों पर चोट पहुंची। क्यों पहुंची, क्योंकि अब उनकी जो जमीनें थी वो अब उनकी मालिकाना नहीं रही, अर्थात अब वो बिचौलिए रह गए थे। ठीक है, यानी कि अब वो उनकी नहीं रही बल्कि अब वो बिचौलिए बन गए थे बीच के, इसलिए। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन, ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा नतीजा ये हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान ताल्लुकदार के साथ में बंधे हुए थे वो अब अस्त व्यस्त हो गए। क्यों, क्योंकि उनकी सत्ता छिन चुकी थी। अंग्रेजों से पहले ताल्लुकदार ही जनता का उत्पीड़न उत्पीड़न करते थे और मुसीबत में भी उनका साथ देते थे। ठीक है। अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लालची राजस्व व्यवस्था के तहत पिसने लगे थे। और अब इसी बात की कोई गारंटी नहीं थी कि नए साहब मुसीबत में साथ देंगे या नहीं देंगे, यानी कि अंग्रेज अब इनका साथ देंगे या नहीं, क्योंकि ताल्लुकदार साथ भी देते थे और उन्हीं को खुद लूटते भी थे, शोषण भी करते। ठीक है। तो ये बात थी इसके बारे में। अब यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ेंगे थिंकिंग ऑफ रिलेटिव्स। रिलेटिव्स तो नहीं, ताल्लुकदार आएगा। ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। यहाँ पे है अब तक खोजी गई एक प्राचीनतम प्रणाली।
तो क्या है ये प्राचीनतम प्रणाली? नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली के नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जवाई जमाई गई ईंटों से बने थे और ईंट इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई करने के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का उपयोग किया जाता था। घरों की नालियां पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा होता था और गंदा पानी जो नालियां थी इनमें बह जाता था। बहुत लंबे नालों में सफाई के लिए हौदियां बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा है कुछ एरिया। ठीक, क्वेश्चन को देखते हैं। नालियों के विषय में मैके ने क्या विशेषता लिखी है? तो वे विशेषता ये लिखी है कि निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी गई एक सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली। आगे वे लिखते क्या है? तो वे लिखते हैं कि हर आवास की गली की नालियों को जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। ठीक है। फिर घरों के नालियों के विषय में मैके क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, घरों की नालियां पहले एक हौदी या एक मलकुंड में खाली होती हैं जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी नाली जो गली थी इसके नालियों में बह जाता। ठीक है, ये बातें थी बेसिकली। तो 32 हो गया आपका। अब यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे, द ओल्डेस्ट सिस्टम एवर डिस्कवर्ड, उसके बारे में ये बातें हैं। केशव कुमार सर जी, क्या कहना है आपका, बताएंगे एक बार। ज्योग्राफी के मैप की वीडियो, ज्योग्राफी के मैप की वीडियो कल आ जाएगी। ठीक है, कल दिन में लाएंगे हम। और दिन में आप लाइव सेशन को अटेंड जरूर करना। ठीक है, तो उसमें मैप और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो वो, या फिर सैंपल पेपर आपको हम जरूर करवाएंगे। ठीक है। अब है 33 यहाँ पे, अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप ध्यान से सुने। ये जो पूरी बात दी गई है ये ली गई है आईने अकबरी से। ठीक है, यहाँ पे पड़ौती जमीन के बारे में, पोलज जमीन के बारे में, बंजर जमीन के बारे में, चच्चर जमीन के बारे में। ठीक है, ये कुछ जमीनों के प्रकार हैं, इसकी यहाँ पे बातें कही गई हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझें। उपयुक्त गद्यांश किस अंश से लिया गया है? तो आइन ए अकबरी से। अकबर ने किससे ये हुक्म दिया था कि जहां तक हो सके कोशिश ये करना कि जो टैक्स है वो नकद में मिले। ठीक है, लेकिन फसल के रूप में ये भुगतान जो मिले वो उसे बनाए रखना है। सिंपल सी बात है, अकबर ने ये आदेश कैसे दिया था कि भाई जो टैक्स हो उसे तुम ऐसा करना कि हो सके जितना नकद में ही लाना। ठीक है, लेकिन जो नकद ना दे पाए उससे फसल, ये किसे दिया था? ये अमीर गुजरात को दिया। पोलज और पड़ौती जमीन में अंतर, तो ये तो उसमें दिया गया था। पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ते। पड़ौती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वो अपनी खोई हुई जो उर्वरक क्षमता है, उसे वापस पा सके। ठीक है, बस ये बात। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपका सेक्शन ये कंप्लीट हो जाता है। ये आप इंग्लिश में देख लेना। अब आता है सेक्शन नंबर ई। तो सेक्शन ई के मैप को समझने के लिए क्या अब आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो सारे बच्चे लिखेंगे यस सर, हम मैप को समझने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। फिर हम मैप को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और मैप ज्यादा बड़ा नहीं है, मात्र 5 नंबर का। ठीक है, सेक्शन ई, मैप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं। यस सर, चलिए शुरू करेंगे। देखिए 34.1 ये 3 नंबर का मैप रहेगा आपका सबसे पहला, जिसमें आपको भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर उपयुक्त प्रतीकों के साथ निम्नलिखित का पता लगाएं और लेबल यानी कि आपको उस पर चिन्हित करके लिखा। ठीक है, देखिए एक तो है मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा स्थल है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है मैप में, आइए समझते हैं। मोहनजोदाड़ो इस वाली जगह पे है। ठीक है, अभी मैप मैंने जो भर के लगाया हुआ है वो भी दिखाऊंगा, पहले अभी आप मोहनजोदाड़ो इस जगह पे है। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा है लुम्बिनी। अब लुम्बिनी कहाँ पे है? ये महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है जो कि कहाँ पे है? नेपाल। और नेपाल में कहाँ पे है? नेपाल में इस वाले एरिया पे, यहाँ। ठीक है, तो ये है हमारा लुम्बिनी।
ठीक, अभी जो भरा हुआ मैप है वो भी आपको दिखाऊं। फिर एक तो है विजयनगर साम्राज्य, जो कि विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख क्षेत्र है। एक है गोलकुंडा, जो कि विजयनगर साम्राज्य का ही क्षेत्र। ठीक है, तो कहाँ पे है विजयनगर? देखो, विजयनगर इस वाली जगह पे, ठीक है, और गोलकुंडा इस वाली जगह पे। ओके, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या था, उसी रूपरेखा मानचित्र पर दो स्थानों को ए और बी ये चिन्हित किए गए हैं महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र के। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो ए है वो तो है चोरा चोरी, और जो बी है ये है बम्बई। चोरा चोरी के नीचे इधर बनारस आ जाता है ना। अब देखो भरा हुआ मैप आपको दिखाता हूँ, ये रहा देखो। हाँ, यहाँ पे एक चीज तो मैं ऐड ही करना भूल गई, जो दूसरा वाला था ना यहाँ पे, ये ये लुम्बिनी, ठीक है ना, इसको ऐड करना भूल गया था। अब यहाँ पे मोहनजोदड़ो, ये तो गलत जगह लिखा है भाई, मोहनजोदड़ो यहाँ पे है, ठीक है। बेसिकली एक वाली ये जो जगह है ना, ये वाली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कालीबंगन। क्या है गुजरात में? गुजरात में कालीबंगन है, ठीक है। गुजरात में क्या है? कालीबंगन। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? ये इस जगह पे है, पाकिस्तान। ठीक है, फिर ये बम्बई है, विजयनगर यहाँ पे है, और गोलकुंडा यहाँ पे है। अब यहाँ पे जितने भी बच्चे चाहते हैं कि आपके लिए एक सेपरेट मैप की वीडियो बनाएं, ठीक है, जिसमें कंप्लीट आपकी पहली वाली आपकी जो किताब है, ठीक है, दूसरी वाली और जो तीसरी वाली किताब है, इसका एक लाइव सेशन अटेंड करें या फिर वीडियो बनाएं, तो सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, जब ये वीडियो एंड हो जाए, ठीक है, वीडियो एंड होने के बाद में सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर रिप्लाई करना, ठीक है, अगर आपको एक सेपरेट मैप की वीडियो चाहिए तो। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों पिछले 1.5 घंटे के आसपास आप सभी ने मेरे साथ मिलके क्लास 12th के अपने हिस्ट्री यानी कि इतिहास के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए सैंपल पेपर नंबर जो सेकंड था इसको कंप्लीटली सॉल्व करके समझ लिया है। ठीक है, और आशा करता हूं जिन भी बच्चों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है, जो अभी तक इस वीडियो में एंड तक बने हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपने प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन भी यहाँ पे कर ली है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको अभी 1 से 2 और भी सैंपल क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना के आपके लिए जरूर लाऊंगा अगर आपको 1-2 पेपर और चाहिए तो। ठीक है, अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें बच्चों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बच्चों की, आपके दोस्तों की तैयारी को और भी अच्छा बना सकता है। ठीक है, और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक देके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी चैनल पे अगर आप पहली बार आ गए हो तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब भी कर लो ऐसी वीडियोस को पाने के लिए। चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।